स्वागत है दोस्तों आप सभी का राम आईएएस में। मेरा नेम है रचा। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री के एमए का एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, सोर्सेस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। अब हम उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। टोटल हम 35 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत, साहित्यिक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य, विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत या इनमें से कोई नहीं। आप अपने मन में आंसर सोचिएगा और फिर मैच करिएगा कि क्या आपका आंसर सही है या नहीं। इसका एग्जैक्ट आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। आपने कौन सा सोचा था? अगर आपका करेक्ट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत इसलिए नहीं होंगे क्योंकि ये तीनों ही जो है वो रॉन्ग है। वो हमें इसके प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के जो स्रोत है वो हमें ब्राह्मण ग्रंथ वगैरह, वेदों वगैरह से जानकारी मिलती है। इनमें से कोई भी नहीं था, इसलिए इसका आंसर जो है करेक्ट डी होगा। नेक्स्ट पूछा है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। नेक्स्ट थर्ड, इन ऋग्वेद में हमें किन के संदर्भ में जानकारी मिलती है? आर्यों के बारे में, इनमें से कोई नहीं, मौर्य वंश के बारे में या फिर सिंधु सभ्यता के बारे में। इसका थर्ड का करेक्ट आंसर है बी, आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है पुराणों की संख्या कितनी है? 10, 18, 15, 20। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है 18 यानी सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राजतरंगिणी के रचनाकार है कल्हड़, कौटिल्य, विल्हड़ या फिर विशाखदत्त। क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर है ए, कल्हड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राजतरंगिणी में किस प्रदेश के बारे में जानकारी मिलती है? क्वेश्चन नंबर 6, गुजरात, कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। राजतरंगिणी में हमें गुजरात के बारे में जानकारी मिलती है। इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 6 का ए। क्वेश्चन नंबर 7, अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं कौटिल्य, विल्हड़, कल्हड़, विशाखदत्त। क्वेश्चन नंबर 7 का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ए, कौटिल्य। अर्थशास्त्र से किस काल की जानकारी प्राप्त होती है? मौर्य वंश के बारे में, वर्धन वंश के बारे में, चेदी वंश के बारे में या गुप्त वंश के बारे में? क्वेश्चन नंबर 8 का एग्जैक्ट आंसर है मौर्य वंश। क्वेश्चन नंबर 9, इंडिका के रचनाकार हैं मेगास्थनीज, कौटिल्य, सेल्यूकस या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 9 का एग्जैक्ट आंसर है मेगास्थनीज, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 10, चीनी यात्री फाहियान किस भारतीय नरेश के कार्यकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में, अशोक के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में या फिर हर्षवर्धन के काल में? क्वेश्चन नंबर 10 का एग्जैक्ट आंसर है ए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 11, चीनी यात्री हेन सांग किस भारतीय नरेश के काल में आया था? अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर कनिष्क? क्वेश्चन नंबर 11 का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा सी, किसके काल में आया था? हेन सांग हर्षवर्धन के काल में आया था। अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार हैं पाणिनि, विशाखदत्त, कालिदास या फिर तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 12 का एग्जैक्ट आंसर है पाणिनि। अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? पाणिनि। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? थ्यूसिडाइड्स को, हेरोडोटस को, क्रोचे को या फिर हीगल को? क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है बी, हेरोडोटस को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इतिहास की आदर्शवादी संकल्पना का प्रतिपादन किया था? हीगल ने, क्रोचे ने, मार्क्स ने, कलिंगवुड ने? 14 का करेक्ट आंसर है ए, हीगल। इतिहास की आदर्शवादी संकल्पना का प्रतिपादन जो है वो हीगल के द्वारा किया गया था। कौटिल्य ने इतिहास के अंतर्गत कितने विषयों की गणना की है? 4 विषयों की, 5 विषयों की, 6 विषयों की, 7 विषयों की? 7 विषयों की गणना की गई। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो मौर्य वंश से मैच कर रहे हैं। डोंट वरी, ये जब हम मौर्य वंश डिस्कस करेंगे मौर्य वंश में ये क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। कौटिल्य ने इतिहास में 7 चीज़ों के बारे में प्रतिपादित की थी, 7 विषयों के बारे में, कि अगर कोई रूलर जो है वो रूल करना चाहता है
सो उसके राज्य में 7 जो है वो होना चाहिए, जैसे राजा का उन्होंने, और उसके अलावा और भी कॉन्सेप्ट 7 दिए थे, सो वो हम मौर्य काल में डिस्कस करेंगे। भारतीय इतिहास में इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या फिर अथर्ववेद में। सो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर है डी, अथर्ववेद में हमें इतिहास का सर्वप्रथम कॉन्सेप्ट मिलता है। उसके अलावा इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच कभी ना समाप्त होने वाला वार्तालाप है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? ये कथन जॉनसन के द्वारा कहा गया है, या फिर E.H. कार के द्वारा, या फिर रेप्सन, या फिर गैरोन्स्की के द्वारा। सो क्वेश्चन नंबर 17 का एग्जैक्ट आंसर है सी, ये कथन कहा गया है E.H. कार के द्वारा। वेदों में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद, हमने चैप्टर में डिस्कस किया था। एग्जैक्ट आंसर है इसका 18 ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है वैदिक मंत्रों तथा संहिताओं की गद्य टीकाओं को कहा जाता है, किसे कहा जाता है? उपनिषद को, ब्राह्मण को, आरण्यक को या फिर पुराणों को। सो क्वेश्चन नंबर 19 का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा सी, किसे कहा जाता है? ब्राह्मण को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैदिक मंत्रों तथा संहिताओं की गद्य टीका ब्राह्मण को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 बुद्ध के पूर्व जन्म की गाथाओं का संकलन किसमें किया गया है? विनय पिटक में, जातक में, दिव्यावदान में या फिर महावस्तु में। सो क्वेश्चन नंबर 20 का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा बी, जातक में, सी नहीं होगा, बी होगा इसका आंसर, जातक में किया गया है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 21 ये कह रहा है यवन आक्रमण का उल्लेख किया गया है गार्गी संहिता में, मुद्रा राक्षस में, मालविकाग्नि मित्रा में, अष्टाध्यायी में। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है ए, गार्गी संहिता में। यवन आक्रमण का उल्लेख जो है वो गार्गी संहिता में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 कौन सा यूनानी लेखक सिकंदर का परवर्ती नहीं है? प्लिनी, एरियन या फिर प्लूटार्क या फिर निरियाकस। क्वेश्चन नंबर 22 का एग्जैक्ट आंसर है डी, निरियाकस। क्वेश्चन नंबर 23 ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के किस मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है? 8वें में मिलता है, 9वें में मिलता है, 10वें में मिलता है या फिर इनमें से कोई नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा 10वें मंडल में ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 24 ऋग्वेद में विष शब्द का प्रयोग आखिर किस वर्ग के लिए किया गया है? ए, ब्राह्मण वर्ग के लिए, बी, क्षत्रिय वर्ग के लिए, सी, ब्राह्मण और क्षत्रियों को छोड़कर शेष आर्य समूह के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 का एग्जैक्ट आंसर है सी, ब्राह्मण और क्षत्रियों को छोड़कर शेष आर्य समूह के लिए विष शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 ऋग्वेद में किस प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है? बहुविवाह का, बाल विवाह का, विधवा विवाह का या फिर इनमें से कोई नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 25 में बाल विवाह का हमें कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलता। बाल विवाह जो है वो कब किया जाने लगा था? ये पोस्ट वैदिक पीरियड का जब टाइम पीरियड आता है तब वहाँ पे बाल विवाह का प्रचलन आता है। उस समय पर बाल विवाह, ऋग्वेद के टाइम पीरियड में बाल विवाह नहीं किया जाता था। ये कॉन्सेप्ट भी याद रखिएगा, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को जस्ट उल्टा कर दिया गया, सो आपका अगर मान लीजिए ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद, खैर यहाँ पे तो यही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 26 ऋग्वेद काल में किस पशु का वध जो था वो निषिद्ध था, यानी नहीं किया जा सकता था? बकरी, भेड़, गाय या फिर इनमें से कोई नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है गाय। क्वेश्चन नंबर 27 ऋग्वेद काल का प्रमुख उद्योग था कर्मकार, कुंभकार, वस्त्रोद्योग या फिर इनमें से कोई नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है ऋग्वेद का जो प्रमुख उद्योग था, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा सी, वस्त्रोद्योग। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में से कौन भारतीय इतिहास जानने का स्रोत है? सो अभी ये क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी रिपीट हो गया है। अब ये पूछ रहा है निम्न में से कौन भारतीय इतिहास जानने का स्रोत है? साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण या इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा इनमें सभी। वहाँ पर
क्वेश्चन जो था वो अलग तरीके से पूछा गया था, लेकिन ये यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि भारतीय इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से, और वहाँ पर क्या पूछा गया था, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के कौन कौन से स्रोत हैं। तो वहाँ पर एक ऑप्शन ये भी था कि इनमें से कोई नहीं। सो वहाँ पर जो एग्जैक्ट आंसर देखिए इसका होगा वो होगा वेद वगैरह, ब्राह्मण ग्रंथ वगैरह, या फिर अगर उसी में दिया होता कि कोई भी वेदों का नाम दे दिया जाता, उपनिषद वगैरह का नाम दे दिया जाता, तो करेक्ट आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन किस प्रकार से दिए गए हैं, जैसे साहित्यिक स्रोत दिया गया है, पुरातात्विक स्रोत दिया गया है, विदेशी यात्रियों के विवरण दिए गए, और इनमें सभी दिया गया। तो सभी से कुछ ना कुछ जानकारियाँ जो मिलती है, इसलिए इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 29, ब्राह्मण धर्म ग्रंथ है, वेद है, भद्रबाहु चरित्र है, जातक है, या फिर त्रिपिटक है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा ए, वेद। त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, आगे हम डिस्कस करेंगे। निम्न में से कौन बौद्ध ग्रंथ है, जातक है, त्रिपिटक है, निकाय है, या फिर उपयुक्त सभी। सो क्वेश्चन नंबर 30 का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि बौद्ध धर्म में जातक का कॉन्सेप्ट भी है, निकाय का, त्रिपिटक का भी, इसीलिए उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है राजतरंगिणी किस प्रकार का ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, राजनैतिक ग्रंथ है, या फिर आर्थिक ग्रंथ है। सो क्वेश्चन नंबर 31 का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी राजतरंगिणी जो है वो ऐतिहासिक ग्रंथ है। उसके अलावा ऋग्वेद में कितने मंडल देखने को मिलते हैं, 5, 10, 15, 20। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा 10, 20। टोटल जो ऋग्वेद में है वो 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में सूक्तियों की संख्या, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 33 का 1028, 1030, 1035 या फिर 1040। तो यहाँ पे फिगर जो है वो बहुत ही पास में दिया गया है, तो आपको एग्जैक्ट नंबर याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 33 का एग्जैक्ट आंसर है 1028 सूक्तियाँ जो हैं वो ऋग्वेद में हैं। साम का अर्थ होता है गान, कविता, गीता या फिर कहानी। सो क्वेश्चन नंबर 34 का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा गान, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। उसके अलावा सामवेद का में मौलिक मंत्र है 70, 75, 80 या फिर 85। क्वेश्चन नंबर 35 का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा बी, 75। यहीं तक हमारे क्वेश्चंस थे। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, वहाँ पर हम आपसे डिस्कस करेंगे महाजनपद, गणराज्य एवं मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। इसे यहीं तक रखते हैं। साथ में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने ये जो क्वेश्चंस मन में सॉल्व किए इसमें से आपके कितने सही थे और कितने गलत थे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।